Hello everyone, welcome to Raj Judicial Classes. We will continue from where we have ended in the last video. और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, go check it out. I'll give the link in the description box. So, in the last video, we have seen the British loot of India begins. That was the last topic. Here we have learned that the officials started living a lavish life through corrupt practices and they started thinking themselves as the Nawabs. We have learned about Robert Clive, who later committed suicide in 1774. From now onwards, we'll continue. So let's start today's class. हम टाइमलाइन देखें तो हम 1774 के लगभग में हैं क्योंकि वी हैव सीन दैट रॉबर्ट क्लाइव कमिटेड सुसाइड इन 1774 बट 1772 में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए क्योंकि आगे हम गवर्नर्स नहीं देखेंगे, हम गवर्नर जनरल्स देखेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखेंगे। ये डेजिग्नेशन कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आना इनका ज़रूरी था, ये हम इसके अराउंड में ही समझ जाएंगे। तो इसलिए हम जल्दी से 1772 को देखते हैं। क्या हुआ उस टाइम कि बंगाल जो था, बंगाल में उनको दीवानी मिल गई थी, वहाँ पर वो रिवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन दो जगहों पर भी उन्होंने कंट्रोल ले लिया था। वो कौन कौन सी जगह थे? मद्रास एंड बॉम्बे। बट टैक्स कलेक्ट करना इतना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ के जो नवाब, जो जनता थी, वो आपके अगेंस्ट में है, तो वो आपको इतनी आसानी से टैक्स नहीं कलेक्ट करने देगी, उसमें ग्लिचेज आएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को, उन्होंने इन सबको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांट दिया जिसका उन्होंने नाम रखा प्रेसिडेंसीज। तो वहाँ पर 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी उस टाइम, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। और अगर आपको याद होगा तो रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया था जो कि बहुत इनएफेक्टिव और इनजस्टिस कर रहा था। इतना इनजस्टिस कर रहा था कि जो लोग थे उनका गवर्नमेंट पर से विश्वास एकदम ख़त्म हो चुका था। इसीलिए इसके बाद हमारे गवर्नर बनते हैं, गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स बनते हैं। वो गवर्नर बनते हैं 1771 में बनते हैं एंड देन गवर्नर जनरल बन जाते हैं 1773 में। यहाँ पर ये गवर्नर जनरल कैसे बन गए ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं। एक्चुअली इससे पहले क्या था, जो बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज थी, तीनों इंडिपेंडेंट थी। तीनों जगह गवर्नर्स गवर्न करते थे उस जगह को। बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग, जैसे रॉबर्ट क्लाइव भी थे, मद्रास के भी वैसे ही थे एंड बॉम्बे के थे। बट 1773 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, कंपनी को चेक करने के लिए उसने एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उस एक्ट के बाद गवर्नर्स नहीं हुआ करते थे, उसके बाद गवर्नर जनरल बना दिए गए और ऐसा कर दिया गया है कि बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है वो बंगाल के प्रेसिडेंसी के सबॉर्डिनेट आ जाए और जो बंगाल के गवर्नर हैं वो सिर्फ गवर्नर नहीं बल्कि गवर्नर जनरल कहलाने लगेंगे और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स उनके सबॉर्डिनेट आ जाएंगे, उनके अधीन आ जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि गवर्नर ऑफ बंगाल वो पहले हुआ करते थे 1773 के बाद, 1773 के बाद गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अगर गवर्नर जनरल पूछे तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स होंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है काफ़ी। तो गवर्नर जनरल बन गए थे वॉरेन हेस्टिंग। इसके पहले भी जब वे गवर्नर थे उन्होंने काफ़ी काम किया था। पहली बात तो 1717 में ग्रेट बंगाल फमाइन आया था। ये क्या था? लोग भूख के कारण मर रहे थे। द नंबर वॉज इन मिलियंस। ये कैसे हुआ? वो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसकी वजह से रिवेन्यू पर इतना हैम्पर हुआ रिवेन्यू कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं बचे। इससे ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था। सब किसकी वजह से हो रहा था? कंपनी की। और अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करेगा तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? तो इसी को सॉल्व करने के लिए, डुअल सिस्टम को स्मूथ बनाने के लिए इन्होंने एक प्लान्स लाया, डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स लाए। मैंने पहले बताया कि 1771 में वो गवर्नर बनते हैं। 1772 में, 1772 में हेस्टिंग्स जुडिशियल प्लान आता है जो कि खुद वारेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या था? उस प्लान में ऐसा था कि बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जहाँ की उनको दीवानी प्राप्त हुई थी, उनको वो डिस्ट्रिक्ट्स में बांटेंगे। डिस्ट्रिक्ट्स में 2 कोर्ट्स रहेंगे, फौजदारी अदालत एंड दीवानी अदालत, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट्स एंड सिविल कोर्ट्स। एंड दीज विल बी गवर्न बाई अ इंग्लिश कलेक्टर। ऐसे ही से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आज के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, वो कहाँ से इवॉल्व होकर आते हैं। तो सोचिए कितना पुरानी
बात है ये सब। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर ये फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत आ जाती है। बट ये प्लान काफ़ी हद तक भूल साबित होता है लोगों के लिए, क्योंकि जो डुअल सिस्टम था उससे लोग काफ़ी थक हार चुके थे। लेकिन इस प्लान से, इस जुडिशियल प्लान से लोगों को काफ़ी उम्मीद बढ़ी, लोगों को विश्वास जगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे फ्लॉज थे। एक्चुअली जो फौजदारी अदालत थे, दीवानी अदालत थे, यहाँ पर उनको लॉ कौन बनाता था? तो लोकल लॉज बनाने के लिए काजीज और पंडित्स को पावर दिया गया था कि आप रिप्रेजेंट कर दिए, आप उसको इंटरप्रेट करिए, जो आपके पर्सनल लॉज हैं उनको इंटरप्रेट करिए। बट काजी एंड पंडित्स भी वो जो रिप्रेजेंटेशन था वो सही नहीं देते थे, वो बायस्ड रिप्रेजेंटेशन देते थे अपने लोकल लॉज के, अपने पर्सनल लॉज के। एंड ये पहला फ्लॉ था। दूसरा फ्लॉ था कि जो कलेक्टर था, अब आप एक ही आदमी के अंडर इतना पावर दे देंगे तो उसको कंट्रोल करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो इट वॉज नॉट गुड, और एक्चुअली इट वॉज नॉट ईजी टू हैंडल such collectors who have so much enormous powers. So let's move आगे, देखते हैं क्या हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज कंसर्न्ड अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि जो उनकी प्रैक्टिसेस थे, जो वो रिवेन्यू कलेक्शन का तरीका था, वो जस्ट नहीं था। इट वॉज नॉट जस्ट एंड फेयर। लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश क्राउन था उसको बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखना था। कौन कौन सी बात थी? देयर वॉज अ डिलेमा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिवेन्यू कलेक्ट करता था वो भारत से, दे गेव इट बैक टू द ब्रिटिश क्राउन, दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट। एंड ऑन द अदर हैंड ये लोग करप्शन को भी ख़त्म करना चाहते थे। तो ये एक डिलेमा था कि कंपनी को रोका भी जाए और कंपनी से रिवेन्यू कलेक्शन भी कम ना हो। इसको बैलेंस करने के देखते हुए उन्होंने एक एक्ट पास किया, जिसको हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था। कौन सा एक्ट था वो? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 में। इस एक्ट से बहुत सारे चेंजेस आए एडमिनिस्ट्रेशन में। पहली बात कि ये फर्स्ट एक्ट था जो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का स्थापना करता है भारत में, कि किसी एक जगह से पूरे इंडिया में जो भी उसके पोस्ट हैं, जो भी ट्रेडिंग सेंटर है, जो फैक्ट्रीज हैं, वो गवर्न की जाएंगी एक पार्टिकुलर जगह से। और सुप्रीम कोर्ट को भी स्टैब्लिश किया गया सेंट विलियम फोर्ट कलकत्ता में। अब ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आ गया अचानक से? ये सुप्रीम कोर्ट वही है जो फोर्ट विलियम्स बनाया गया था, जो लड़ाई में इस्तेमाल किया जा रहा था, जो फैक्ट्री बनाई गई थी जिसको घेरा बंद कर दिया गया, तो वो वही फैक्ट्रीज है। उसी फैक्ट्री को सुप्रीम कोर्ट में तब्दील कर दिया गया और उसे इस्टेब्लिश कर दिया गया। इसी के बाद गवर्नर्स नहीं हुआ करते थे, गवर्नर जनरल्स हुआ करते थे। हमने देखा था वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। कंपनी हैड अ ह्यूज प्रेजेंस एट बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, हमने ये देख लिया। लेकिन इन सब जगहों पे उनका प्रेजेंस तो था ही, बट दे हैड सम मोर प्लेसेस विच दे वांटेड टू कैप्चर, क्योंकि उनको ट्रेड करने में और आसानी हो जाती। ऐसे कौन कौन सी जगह थे? पहले हमने जो देखा था, एक और जगह था जिसमें उनका इंटरेस्ट था, वो था मैसूर। मैसूर में ऐसा क्या था जो उनको नहीं मिल रहा था बाकी जगहों से? ऐसा क्या वो अट्रैक्ट कर रहा था मैसूर? जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैसूर जो था, इट वॉज अ वेरी प्रॉफिटेबल सेंटर फॉर ट्रेड विच कंट्रोल द मालाबार कोस्ट ट्रेड। मालाबार कोस्ट से जो भी ट्रेड होते थे वो मैसूर ही जगह से कंट्रोल किए जाते थे। और अंग्रेज चाह रहे थे कि अगर मैसूर उनके कब्जे में हो जाए तो मालाबार कोस्ट का जो ट्रेड है वो करना उनको आसान हो जाएगा। जहाँ से वो पेपर और सिल्क खरीदते थे, पेपर और कार्डमम खरीदते थे, वहाँ से उनको आसानी हो जाएगी, वो रेवेन्यू कलेक्शन में और मदद करेगा। बट मैसूर को कैप्चर करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि मैसूर में जो रूलर्स थे उनके पास पहले से ही एंटी यूरोपियन व्यूज़ थे, वो अगेंस्ट यूरोपियन पहले से ही थे। तो यहाँ एक ऐसी जगह पर जाकर कब्जा जमाना वॉज अ क्वाइट टफ टास्क, व्हाट क्वाइट चैलेंजिंग टास्क। लेट्स सी आगे क्या हुआ, वो जीतते हैं कि हारते हैं, चलिए देखते हैं। हियर वी कैन सी अ मैप। ये मैप देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इवन दो मैसूर वॉज सो स्ट्रांग एंड पावरफुल किंगडम, हाउ इट वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पर मैसूर दिया हुआ है, निज़ाम टेरिटरी दी हुई है, एंड ब्रिटिश डोमिनियंस। ब्रिटिश डोमिनियंस क्या है? ये ऐसे छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पर ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल लिया हुआ था। ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो 1767 से 69 के बीच में लड़ाया गया। यहाँ के राजा, आई मीन यहाँ के जो सुल्तान थे वो कौन थे? हैदर अली। हैदर अली की लीडरशिप में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ।
इसमें ब्रिटिश ने फिर से अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की, और वैसे भी इतने छोटे छोटे जो इनके डोमिनियंस थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि मैसूर को हरा सकें। तो दे जस्ट ट्राई टू सीक हेल्प ऑफ निज़ाम, निज़ाम की मदद लेने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन निज़ाम ने मना कर दिया एंड दे हेल्प्ड मैसूर। और फर्स्ट बैटल में, फर्स्ट वॉर में हैदर अली जीत जाते हैं। इसमें क्या होता है फिर उसके बाद, अनफॉर्चुनेटली किसी डिजीज़ से 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद सेकेंड मैंग्लो मैसूर वॉर होता है 1780 से 84। 1782 तक तो हैदर अली ही इस लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद उसको कंटिन्यू करते हैं उनके बेटे टीपू सुल्तान। इस लड़ाई में क्या होता है, इस लड़ाई में जो टीपू सुल्तान है, वो टीपू सुल्तान मैंगलोर का, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में जो लूज कर गए थे, वो मैंगलोर को वापस से उसका कंट्रोल ले लेते हैं। और साथ ही साथ जो भी उनकी टेरिटरी से, जो भी उनकी ट्रेडिंग पोस्ट थे, वहाँ से जो भी सैंडलवुड, पेपर, कार्डमम जो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ब्रिटिश क्राउन को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, वो सब उन्होंने बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ के लोकल मर्चेंट्स जो भी थे उनको डिसअलाउ कर दिया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैंगलोर पोस्ट है। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। थर्ड एंग्लो मैसूर होता 1790 से 92 के बीच में। ओके, ये भी टीपू सुल्तान लड़ते हैं। एक्चुअली द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर होता है, वो कोई जीतता नहीं है, इट वॉज अ ड्रॉ, वी कैन से कि ड्रॉ हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो टीपू सुल्तान रहते हैं वो फ्रेंच को अपना अलाई बना लेते हैं। वहाँ पर फ्रांस भी था, फ्रांस भी ट्रेडिंग कंपनी थी, उसको अपना अलाई बना लेते हैं, और उसी के साथ मिलकर वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर लेते हैं। और साथ ही साथ वो ट्रेवनकोर को भी वो इन्वेड करते हैं। ट्रेवनकोर को इन्वेड करके, जो कि ब्रिटिश का एलाई रहता है, ब्रिटिश का साथी रहता है, उसको इन्वेड करके उस पर कब्जा जमा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, साथ ही में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इस बार पूरे अपने दमखम के साथ आती है, क्योंकि उसे डर रहता है कि फ्रेंच के साथ मिलकर वो कहीं हरा ना दे, तो इसलिए वो हार जाते हैं टीपू सुल्तान। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे टीपू सुल्तान के दोनों बच्चों को जो ब्रिटिशर्स हैं वो बंदी बनाते हैं, कैप्टिव बनाते हैं। उसके बाद होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसमें जो नेपोलियन बोनापार्ट का भी थोड़ा सा रोल हो जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में इजिप्ट में पोस्टेड थे। इजिप्ट में उस टाइम ब्रिटिश का भी प्रेजेंस था, जो ब्रिटिशर्स थे उनका भी प्रेजेंस था। तो वहाँ पर जो टीपू सुल्तान रहते हैं, टीपू सुल्तान नेपोलियन को बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं फॉर सीकिंग सपोर्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और नेपोलियन भी रिप्लाई में देते हैं कि आप लड़ाई करिए, हम आपका साथ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रिटिश क्राउन रहता है, ब्रिटिश को लगता है कि ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है फ्यूचर में, तो वो पूरी अपनी फोर्स के साथ आते हैं और टीपू सुल्तान को इसमें उनकी कैपिटल सिटी में ही मार देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर और लोगों का भी रोल है। जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सिर्फ अकेले नहीं आते हैं, उस आसपास के मराठास जो होते हैं एंड निज़ाम्स, इन दोनों का हेल्प लेते हैं और चारों तरफ से मैसूर पर अटैक करते हैं। कुछ इस तरह से उन्होंने चारों तरफ से अटैक किया, टीपू सुल्तान को अब उनकी कैपिटल सिटी सेरिंगपट्टनम में ही मार दिया। 1799 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द एंग्लो मैसूर वॉर्स। दे फॉट 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स फ्रॉम 1767 to 7. So just now we have seen that how company managed to take control of Mysore. In this way उन्होंने अपना जो ट्रेड था वो एक्सपेंड किया, कंपनी रूल और एक्सपेंड हुआ, और लोकल रूलर्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट करते थे वो और ज़्यादा करने लगे। हम अब जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से गवर्नर जनरल्स थे, ताकि हमें याद करने में आसानी हो सके कि किस गवर्नर जनरल्स के टाइम पे कौन सी लड़ाई लड़ी गई एंड कौन सा इवेंट हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हैं 1773 से 85 वॉरेन हेस्टिंग्स। हमें पता है, हम देखे थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बनाए गए थे। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक। ठीक है, उसके बाद आते हैं लॉर्ड विलीजली 1798 से 1805। लॉर्ड विलीजली वही लॉर्ड हैं जिनके अंडर में जो
फोर्थ में एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया था और टीपू सुल्तान को उनके कैपिटल सिटी सेरिंगपट्टनम में असैसिनेट कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि 1813 से लेकर 1823 तक रहते हैं। उसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि आगे जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, जो कि 1828 से। सो नाउ लेट्स डू सम लड़ाई। एंग्लो मराठा वॉर्स। यहाँ पर दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, मराठास कौन थे, कहाँ से आए, कैसे इमर्ज हुए, कैसे इनके पास इतनी ज़्यादा लैंड टेरिटरी थी। हम सबका जवाब एक एक करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग कि मराठास कौन थे। मराठास एक हिंदू वॉरियर ग्रुप था जो कि भारत के वेस्टर्न प्लेट्यू पार्ट से इमर्ज हुआ था, स्पेसिफिकली वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू पार्ट से इमर्ज हुआ था, ठीक है, जो कि आज प्रेजेंट डे महाराष्ट्र है। एंड दे हैड द ड्रीम्स कि वो भी मुगल्स की तरह भारत को किसी एक पार्टिकुलर जगह दिल्ली से रूल करें। वी कैन सी मैप कि इस मैप में भी बता रहे मराठा एम्पायर के पास कितनी ज़्यादा लैंड टेरिटरी थी। अब किसी के पास इतनी ज़्यादा लैंड टेरिटरी है तो दूसरे से कन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। तो इनका कन्फ्लिक्ट हमेशा मुगल्स के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, निज़ाम्स के साथ हमेशा चलता रहता था, ठीक है। जो मुगल एम्पायर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कभी लड़के मराठा से लड़ता था, कभी मराठा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर मुगल्स को हराते थे। ये कन्फ्लिक्ट्स हमेशा हुआ करते रहते थे। जो मराठा साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स थे वो क्या थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे। छोटे छोटे स्टेट्स में पूरा एम्पायर बटा हुआ था। उस एम्पायर के चीफ हुआ करते थे जो कि एक पेशवा के अंडर काम करते थे। ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या सीक्वेंस हुए वॉर्स के। तो फर्स्ट थिंग कि 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड होता है, जिसमें मराठास भी इन्वॉल्व थे, जो कि किंग ऑफ अफगान अहमद शाह अब्दाली से मराठास लूज कर जाते हैं, ठीक है। इसी के बाद से इंग्लिश और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, जो कि कंपनी की फर्स्ट विनिंग रहती है भारत में। उससे कंपनी को काफ़ी बूस्ट मिलता है कि वो सिर्फ एडमिनिस्टर ही नहीं, रूल भी कर सकते हैं। तो उसी के सीक्वेंस में 1761 में जब मराठास भी हार जाते हैं तो उन्हें ऑन कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो मराठास को भी डिफीट कर सकते हैं। इसी के बाद लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हमने और भी देखा था कि जैसे कंपनी उसके बाद लगातार लड़ाई लड़ती गई, एंग्लो मैसूर वॉर्स, बैटल ऑफ बक्सर, बहुत सारी लड़ाई लड़ती गई और कॉन्फिडेंस अपना और बूस्टअप करती गई। अब देख लेते हैं आगे क्या हुआ। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो था वो 1775 से 1782 के बीच में हुआ, ठीक है। फर्स्ट में एंग्लो मराठा वॉर ये स्टार्ट हुआ था ट्रीटी ऑफ सालबाई से एंड एंड हुआ ट्रीटी ऑफ सूरत से, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो था वो 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। ये आप देख रहे हैं एंग्लो मैसूर वॉर था, वो भी लगभग फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो था उसके लगभग में वो भी कहीं हो रहा था। तो इससे मैंने अभी कुछ देर पहले गवर्नर जनरल्स बताया ताकि आपको आसानी से याद करें, आप कनेक्ट कर सकें कि अच्छा इस टाइमलाइन में ये हुआ था, आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। इसमें सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का रिजल्ट क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ओडिशा का टेरिटरी जो था मराठास के अंदर वो एक्वायर कर लिया था। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ, 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि जो मराठा एम्पायर था पूरा तरह से उसको हटा दिया गया, क्रश कर दिया गया, और उसके जो पेशवा थे, पेशवा को पेंशन पर पिथौर भेज दिया गया, जो कि कानपुर के पास एक जगह है। इसके बाद जो कंपनी था, कंपनी का आप इस मैप में देख सकते हैं, पहले कंपनी के पास इस वॉर से पहले इतनी जगह थी, उसके बाद ये जगह उसके पास और इंक्रीज कर गई। बेसिकली अगर स्टेट्स के नाम लिए जाएं तो मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर, पूना, कोचीन, ट्रैवनकोर और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंडर में आ गए थे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एंग्लो मैसूर वॉर्स में मराठास ने किसका साथ दिया था? इंग्लिश का साथ दिया था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मराठास को खुद इंग्लिश के खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा है, तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो जा रहा है दोनों चीज़ का। तो यही था इंग्लिश का मेन मकसद, वो पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली कैसे भी साथ करते थे एक दूसरे को और एक दूसरे के साथ लड़वा भी देते थे, ठीक है। अब इसके बाद एंग्लो मराठा वॉर्स के जीतने के बाद जब जो कंपनी थी उसको लगने लगा कि वो उसकी अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम है, कोई भी भारत का
जो रूलर है, जो स्टेट है, वो इसकी अथॉरिटी से ऊपर नहीं है, इससे ज़्यादा पावर किसी के पास नहीं है। ठीक है, इसके क्या बाद हुआ हम देखते हैं अभी। आफ्टर विनिंग सो मच लड़ाई, सो मच वॉर्स, उनको लगने लगा कि दे आर द सुप्रीम, उनसे ऊपर कोई नहीं है, दे आर सॉवरिन। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स, किंगडम, रूलर्स बचे हैं वो उनके पावर को चैलेंज नहीं कर सकते। दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ, दे डोंट हैव द पावर टू चैलेंज देयर अथॉरिटी। ठीक है, इसको और इस्टेब्लिश करने के लिए दे वांटेड टू ब्रिंग पूरे प्रिंसली स्टेट्स अंडर वन हेड। पॉलिटिकल पावर, ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर के अंदर वो सारे को लाना चाह रहे थे। बेसिकली वो करना क्या चाह रहे थे, वो बाकी किंगडम्स को एनेक्स करना चाह रहे थे। हियर एनेक्स मीन्स कि वो दूसरे किंगडम को अपने अंदर इंटीग्रेट करना चाह रहे थे, अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन और बढ़ाना चाह रहे थे। इसके लिए वो एक पॉलिसी लाते हैं जिसका नाम है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस, ये पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा घातक होती है रूलर्स के लिए, किंगडम्स के लिए, जो सब्सिडरी अलायंस में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाते हैं। अब ये इतनी खतरनाक क्यों है, ये देखते हैं, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या है बेसिकली सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, पहला ये इसमें पॉइंट है कि जो इंडियन रूलर्स हैं उनको अपनी आर्मी रखना अलाउ नहीं है, इंडिपेंडेंट आर्मी वो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है अब जब इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं होगी खुद की किंगडम के पास, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो वो लोग प्रोटेक्ट किसके द्वारा किए जाएंगे, ब्रिटिश फोर्सेस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है वो प्रोटेक्ट करेगी वहाँ के किंगडम्स को। और इसके रिटर्न में जो वहाँ का किंगडम जो रूलर है उसको सब्सिडरी फोर्सेस को पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपके पास खुद की आर्मी नहीं, हम प्रोटेक्ट करेंगे आपको और आप हमें पैसा दीजिए, और ये आप विलिंगली करें चाहे अनविलिंगली करें, आपको ये करना पड़ेगा। दैट इज द सब्सिडरी अलायंस। और अगर वो फेल होते हैं, इफ दे फेल टू पे द रेवेन्यू और वॉट एवर द कंपनसेशन टू द सब्सिडरी फोर्सेस, उनकी जो पार्ट ऑफ टेरिटरी था वो ब्रिटिश फोर्सेस, ब्रिटिश आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाती थी। ठीक है, अगर वो फेल करते थे उसको पे करना। अब सब्सिडरी अलायंस एक्चुअली लाया कौन, इतने खतरनाक पॉलिसी एक्चुअली लाया कौन। सब्सिडरी अलायंस वॉज फाउंडेड बाय और इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड विलिस्ली 1798 से बीच में 1805। 1799 में कहा जा सकता है कि यह अलायंस आया था। उस टाइम अगर आपको ध्यान होगा तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के जस्ट बाद ये सब्सिडरी अलायंस आ चुका था, जो कि 1799 में, क्योंकि जो मैसूर किंगडम था उसको अंडर वुडेयार डायनेस्टी के अंडर उसको डालना था। तो वुडेयार डायनेस्टी को तो इस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन उनको भी किसी शर्त और नियम के साथ लागू करना था, तो दैट वाज द सब्सिडरी अलायंस के साथ उसको जोड़ा गया था। लेकिन अगर अनऑफिशियली यहाँ पर देखा जाए तो अनऑफिशियली शुजा उद दौला जो कि अवध के नवाब थे, उनको 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद सब्सिडरी अलायंस में अनऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली लिया गया था। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि लॉर्ड विलिस्ली जो कि 1799 में इसका इजाद करते हैं सब्सिडरी अलायंस का, 1764 में कैसे एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली उसको नाम नहीं दिया गया था उस टाइम इसका बस इस्तेमाल किया गया था 1764 में। अगर आपको याद होगा बैटल ऑफ बक्सर में जो मुग़ल एम्परर थे, जो बंगाल का जो नवाब थे और अवध के नवाब थे, ये तीनों लोग मिलकर लड़ाई कर रहे थे हेक्टर मुनरो के खिलाफ, लेकिन हार गए थे। आपने देखा था दीवानी मिल गई थी, वो मुग़ल एम्परर ने दिया था, वहाँ के उसको नवाब को हटा दिया गया था, लेकिन अवध के नवाब को कुछ नहीं किया गया था। ऐसा क्यों, इतनी खातिरदारी क्यों। एक्चुअली खातिरदारी नहीं थी, उनको सब्सिडरी अलायंस के अंडर ले लिया गया था। अवध को कहा गया था कि आप सब्सिडरी अलायंस के अंडर आएंगे और आपकी आर्मी नहीं रहेगी, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आप हमको उसके बदले पे करेंगे। तो दैट वाज अनऑफिशियली, इसका नाम सब्सिडरी अलायंस नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम 1799 में सब्सिडरी अलायंस का इस्तेमाल किया गया था। लॉर्ड विलिस्ली वॉज द फाउंडर। सो अराउंड 1830 1830 के लगभग में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्हें लगने लगा कि जो रशिया है वो एक्सपैंड कर रहा है, वो एक्सपैंड करते 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 एशिया में आ जाए एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ से भारत में घुस सकता है। तो वो सिंध में, पंजाब में अपना पोजीशन और स्ट्रांग बनाना चाह रहे थे, अपने आप को और कंसोलिडेट करना चाह रहे थे, ताकि नॉर्थ वेस्ट के इन्वेजन को वो डिफेंड कर सकें। लेकिन उसके लिए वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उनसे उनको लड़ना पड़ता। इसी कारण उनको 1838 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर लड़ना पड़ा। 1838 से 1842 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर,
जिसका रिजल्ट हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई एंड दे हैव कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन इन सिंध। सिंध को वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। नेक्स्ट इन लाइन वाज द पंजाब। पंजाब को भी उन्हें इन्वेट करना था, एनेक्स करना था, लेकिन वहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह थे। महाराजा रंजीत सिंह के रहने की वजह से वो इन्वेड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1939 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और कंसिक्वेंटली 1845 में और 1846 तक वो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ते हैं। उस टाइम के गवर्नर जनरल हेनरी हार्डिंगे थे, जो कि 1844 से 48 तक रहते हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट यही हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, पार्शियली, पूरी तरह से नहीं, पार्शियली उनकी इंटरनल मैटर्स में इंटरेस्ट के हिसाब से वो इंटरफेयर करने लगते हैं और इसके कारण सिख जो है वो नेक्स्ट वॉर पर लाजमी हो जाता है। नेक्स्ट वॉर जो है उनको करना पड़ जाता है क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो काफ़ी इंटरफेयर करने लगती है इनके इंटरनल मैटर्स में। तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है, उसमें सिख की बहुत बुरी तरह से हार होती है और 1848 के 49 के बीच में ये वॉर होता है और सिख जो है वहाँ से हटा दिए जाते हैं। ब्रिटिशर्स अपना पोजीशन उसमें होल्ड कर लेते हैं एंड इन दिस वे पंजाब इज़ इंटीग्रेटेड। ठीक है, पंजाब भी इंटीग्रेट कर दिया जाता है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से 1856 के बीच में होते हैं। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में भी इनका काफ़ी अच्छा रोल था, काफ़ी बड़ा रोल था। लॉर्ड डलहौजी जो हैं वो एक नई पॉलिसी लाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? इट इज़ द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जो हमने कुछ स्लाइड्स पहले देखा था, सब्सिडरी अलायंस। ओके, देखते हैं सब्सिडरी अलायंस का अपग्रेडेड वर्जन में क्या क्या अपडेट्स आए हैं। जैसे मोबाइल में अपडेट्स आते हैं, वैसे इसमें क्या अपडेट आए थे, देखते हैं। फर्स्ट की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था उन्होंने अपना कंसोलिडेट कर दिया और इसको उन्होंने नाम दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इन सारे को, जैसे सिंध, बलूचिस्तान, इन सब चीज़ों को मिला के वो NWFP नाम देते हैं। पंजाब, ये सब उसमें इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, यही है NWFP। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसमें क्या है, जो इंडियन रूलर्स हैं अगर बिना मेल सक्सेसर के, सक्सेसर नहीं, मेल सक्सेसर के बिना मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तो उनकी जो टेरिटरी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चली जाएगी। ठीक है, इसका उन्होंने काफ़ी जगह फ़ायदा उठाया। फर्स्ट उनको फिर सतारा, जो कि महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट था, 1848 में उसको ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट था संबलपुर 1815 में, जो कि उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट था, उसको ले लिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप से। फिर उदयपुर 1852 में ले लिया, फिर नागपुर 1853 में ले लिया एंड झांसी, जो कि हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई की वजह से, 1854 में उसे भी ले लिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई के लेजिटिमेट सन नहीं थे दामोदर राव, वो उनके बायोलॉजिकल सन नहीं थे, वो एडॉप्टेड थे। इसीलिए कंपनी का कहना था कि शी शुड लीव द पैलेस एंड शी शुड गिव झांसी टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि फर्दर फिर 1857 के रिवॉल्ट में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं। उसके बाद क्या, नेक्स्ट इन लाइन वाज द अवध। 1856 में अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप से एनेक्स कर लिया गया। वहाँ के रूलर थे नवाब वाजिद अली शाह, जो कि वहाँ के 10th और लास्ट रूलर थे, जो कि वहाँ पर 9 साल रूल किए। कंपनी का कहना था कि जो रूलर है वो लोगों के साथ अनजस्ट कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं, और लोगों को फ्री करने के लिए नवाब के मैल एडमिनिस्ट्रेशन से वो एनेक्स कर रहे हैं अवध को और इंटीग्रेट कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डोमिनियन में। ठीक है, 1857 में फिर हम जानते हैं ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट होता है, सेपॉय म्यूटिनी से कहते हैं, या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड ऑन 2 अगस्त 1858 ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और यहीं पर जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको मोनोपोली मिलती है कि जाकर भारत में ट्रेड करे, वो कंपनी आकर यहाँ पर रूल करती है, उसका रूल यहाँ पर एंड कर जाता है। तो अगर उसका रूल एंड कर जाता है मतलब कंपनी को डिसॉल्व कर लिया जाता है, तो उसका रूल जो है वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। उस टाइम वहाँ की रानी क्वीन विक्टोरिया थी, जो कि 1858 से 91 तक रूल करती हैं। एंड इन दिस वे वी हैव एंडेड द कंपनी रूल एंड वी विल सी द ब्रिटिश क्राउन इन द नेक्स्ट वीडियो।
do like and share the video, give your comments in the comment box and give it a thumbs up. Thank you so much.